तो जैसा कि आपको यहाँ पे लिखा है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। अब यहाँ पर जो जो पॉइंट है ना वो आप सभी में लिख सकते हैं, क्योंकि आज हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड कौन कौन से पढ़ने वाले हैं। जैसे कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, कैलेमल इलेक्ट्रोड इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, सिल्वर सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो कोई सा भी इलेक्ट्रोड आप पढ़ो, चाहे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ो, कैलेमल इलेक्ट्रोड पढ़ो, सिल्वर सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड पढ़ो, इन सभी इलेक्ट्रोड्स में ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं, क्योंकि है ये सभी रेफरेंस इलेक्ट्रोड ही, तो सभी में ये सारे पॉइंट्स कॉमन होंगे कि जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है वो एक इसेंशियल कंपोनेंट है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। आपको पता है कि अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाना है तो वो दो हाफ सेल से मिलकर बनता है, कोल्ड ब्रिज बीच में होता है, एक आपका इलेक्ट्रोड इधर रहेगा, एक इलेक्ट्रोड आपका इधर रहेगा, है ना। तो आपको ये तो बात पता है कि एक तो होता है आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड, एक होता है आपका इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, और इंडिकेटर इलेक्ट्रोड होना जरूरी है और उतना ही जरूरी है रेफरेंस इलेक्ट्रोड होना, क्योंकि कंपैरिजन किसके बिहाफ पे तो करेंगे, किसी के बेसिस पे तो करेंगे। इंडिकेटर इलेक्ट्रोड में तो चेंज आ रहा है, पर उस चेंज को कंपेयर किससे देख के करेंगे, रेफरेंस इलेक्ट्रोड को देख के ही तो कंपेयर करेंगे। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी उतना ही जरूरी है आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जितना कि आपका इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। इट प्रोवाइड अ स्टेबल एंड नॉन रेफरेंस पोटेंशियल। आपको पता है कि यहाँ पर जो भी पोटेंशियल होता है वो फिक्स होता है, फिक्स मतलब स्टेबल होता है, जैसे कि 40 हो गया, 100 हो गया, जो भी है एक फिक्स है, एक स्टेबल है, ठीक है। और ये आपको नॉन भी आपको पता भी है कि कितना है, 100 है कि 40 है। तो यहाँ पर लिखा है कि जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है वो प्रोवाइड करता है एक स्टेबल मतलब कि एक फिक्स, और एक नॉन रेफरेंस पोटेंशियल मतलब कि एक जाना माना, जिसको आप जानते हो कि आपको पता है कि यहाँ 40 है और वो स्टेबल भी रहेगा, वो फिक्स है अपनी जगह पे, और 40 है मतलब कि हमें पता भी है। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड इट इज अ इलेक्ट्रोड कंपोनेंट इन इलेक्ट्रोकेमिकल मेजरमेंट। इट प्रोवाइड अ स्टेबल एंड नॉन रेफरेंस पोटेंशियल against which the potential of another electrode can be measure। मतलब इसी के बिहाफ पर हम दूसरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर करेंगे, है ना। यहाँ पर लिखा है द रेफरेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस और रिएक्शन। ये मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि जो भी आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है उसे टाइट्रेशन से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। आप टाइट्रेशन कराओ, आप एनालाइट डालो, आप टाइट्रेंट ज्यादा डालो, उसको कोई मतलब नहीं है। जैसी भी टाइट्रेशन हो रही, जैसी भी रिएक्शन हो रही, जैसी भी आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस हो रही है, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। उसका वोल्टेज स्टेबल है, उसका वोल्टेज फिक्स है, उसका वोल्टेज नॉन है, और उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, क्योंकि वो भी एक हाफ सेल बनाता है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कई तरह के आपके रेफरेंस इलेक्ट्रोड होते हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसको बोलते हैं नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। देखो मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनना। आपको पढ़ना है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसको बोलते हैं नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मतलब कि शी, क्या बात है सर, इसी विटामिन की कमी है जिंदगी में, है ना। तो इसको पढ़ेंगे हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, जिसको बोलते हैं NHE नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी। फिर दूसरा है कैरेमल इलेक्ट्रोड, ठीक है। अभी जो कैरेमल इलेक्ट्रोड है, ये कैरेमल इलेक्ट्रोड एक सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। सर ऐसा क्यों, इस बेचारे कैलेमल ने क्या बिगाड़ा आपका, इसको सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्यों बोल रहे हो, क्योंकि ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से ही डिराइव्ड हुआ है, डिराइव्ड हुआ है, इसीलिए कैलेमल इलेक्ट्रोड को सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोलते हैं। फिर एक और इलेक्ट्रोड आता है जिसका नाम है सिल्वर सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड। अब आप बोलोगे सर एक ही बार बोल दो ना सिल्वर, बार बार क्यों बोल रहे हो, सिल्वर सिल्वर क्लोराइड। अरे देखो ध्यान से सुनना, जैसे मान लीजिए सिल्वर का वायर है, अब उसी सिल्वर के वायर पे सिल्वर क्लोराइड की कोटिंग है, AgCl की कोटिंग है, तो डेट्स वाइज का नाम क्या रखा गया, सिल्वर सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड। क्लियर हुआ, सिल्वर का वायर था, उसी सिल्वर के वायर के ऊपर कोटिंग भी कौन सी है, AgCl की कोटिंग है, तो सिल्वर अंदर, ऊपर कोटिंग किसकी है, AgCl, तो सिल्वर सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड। तो तरह तरह के इलेक्ट्रोड आपको दे रखे हैं जो कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह काम करते हैं। और अगर ये इलेक्ट्रोड आ जाता है, जैसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो गया, कैलेमल इलेक्ट्रोड हो गया, सिल्वर सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड हो गया, तो इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशंस और इसकी कंस्ट्रक्शन और इसका डायग्राम आपको लिखना है। और चाहे कोई सा भी इलेक्ट्रोड आए, है तो सारे कैसे आपके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, आपके रेफरेंस इलेक्ट्रोड, तो आपको सभी में ये पॉइंट्स लिखने ही हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं आपके हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। ये रहा आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है।
देखो लेक्चर लेंदी होगा, मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा, मैं पहले भी बोल रहा हूँ, तो ध्यान से सुनते जाओ। अब ये जो आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसको आप क्या बोलोगे? नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हो। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ऑल्सो नोन एज नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये आपका डायग्राम है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके पास यहाँ पर एक प्लेटिनम का वायर है, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है, ठीक है। ये जो प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है, ये जो प्लेटिनम का वायर है, उसके ऊपर ये जो प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है, इसको आपने कोट कर रखा है लास्ट में। यहाँ पे क्या हो रही है? कोटिंग हो रही है, कोटिंग हो रही है। और ये कोटिंग किसकी है? प्लेटिनम ऑक्साइड की कोटिंग है। किसकी कोटिंग है? प्लेटिनम ऑक्साइड की। तो प्लेटिनम का वायर है, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है, और इसके ऊपर लास्ट में जो कोटिंग हो रही है वो प्लेटिनम ऑक्साइड की है। सर ऐसा क्या खास बात है जो प्लेटिनम का ही वायर, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम की ही कोटिंग, ऐसा क्या है प्लेटिनम में? देखो प्लेटिनम का सिंबल होता है पी टी, है ना, पी बड़ा टी छोटा। और ये जो प्लेटिनम होता है ये बहुत ही अच्छा गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, मस्त कंडक्टर होता है, फटाफट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा देता है। साथ ही साथ ये जो प्लेटिनम होता है ये इनर्ट होता है, नॉन रिएक्टिव होता है। अगर कोई रिएक्शन चल भी रही है ना, तो ये प्लेटिनम उसमें अपनी टांग नहीं अड़ाएगा, ये नॉन रिएक्टिव है, ये इनर्ट है, इसको कोई मतलब नहीं है। तो प्लेटिनम का यूज इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि प्लेटिनम इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्लेटिनम इज अ केमिकली इनर्ट, नॉट रिएक्ट विथ इलेक्ट्रोलाइट एंड गैस। जो यहाँ पर हम गैस डालने वाले हैं उससे भी रिएक्ट नहीं करेगा, और जो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है उससे भी रिएक्ट नहीं करेगा। दैट्स वाई हमने प्लेटिनम का वायर, प्लेटिनम का रोड और प्लेटिनम की कोटिंग करी है। और प्लेटिनम की कोटिंग जो एंड में हमने करी है उससे सरफेस एरिया बढ़ता है, और अगर सरफेस एरिया बढ़ा कोटिंग करने की वजह से तो इंटरेक्शन अच्छा होता है। किस किस के बीच में? आपका जो इलेक्ट्रोड है और यहां पर जो हाइड्रोजन गैस आने वाली है उसके बीच में। अब देखो ये हाइड्रोजन गैस आती कहां से? अभी तक तो आपको क्लियर हो गया, प्लेटिनम का वायर है, प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड है, लास्ट में प्लेटिनम की कवरिंग करी है, प्लेटिनम ऑक्साइड की कवरिंग करी है। और सब कुछ प्लेटिनम का क्यों है? क्योंकि वो केमिकली इनर्ट है और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। साथ ही साथ मैंने आपको बोला कि यहाँ पर कोटिंग इसलिए करिए ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए, और सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रोड है और यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस बनने वाली है उनके बीच में इंटरेक्शन अच्छा होगा। अब ये हाइड्रोजन गैस आई कहाँ से? तो आप देख सकते हैं यहां से हमने हाइड्रोजन गैस को इंसर्ट करा है, और हाइड्रोजन गैस को जब भी हम इंसर्ट कर रहे हैं तो उसको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही कर रहे हैं। यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? 1। तो जो हाइड्रोजन गैस है उसको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे स्टडी सप्लाई मतलब कि एक कांस्टेंट सप्लाई, एक प्रॉपर एक कांस्टेंट सप्लाई, ना ज्यादा ना कम, एक कांस्टेंट सप्लाई हो रही है, और यहाँ पर प्योर हाइड्रोजन गैस डाली जा रही है। तो यहाँ से हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे स्टडी हाइड्रोजन को, प्योर हाइड्रोजन को डाल रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो प्योर हाइड्रोजन गैस जा रही है, स्टडी सप्लाई से जा रही है, हाइड्रोजन गैस 1 एटीएम प्रेशर पे जा रही है, और जैसे ही हाइड्रोजन गैस यहाँ पर जाएगी, यहाँ पर ये मिलेगी H+ से। सर ये H+ कहाँ से आया? क्योंकि ये जो सॉल्यूशन है आपका, ये जो सॉल्यूशन है ये है हाइड्रोजन क्लोराइड का सॉल्यूशन, और हाइड्रोजन क्लोराइड जब टूटेगा तो H+ कन्वर्ट होगा ही, सही है ना। यहाँ पर जो हाइड्रोजन क्लोराइड सॉल्यूशन है वो है 1 मोलर हाइड्रोजन क्लोराइड सॉल्यूशन, ठीक है। तो जैसे यहाँ से हाइड्रोजन गैस गई, ये हाइड्रोजन गैस जो है नीचे आ रही है, और नीचे आके ये बबल्स फॉर्मेशन कर रही है। क्या कर रही है? बबल्स का फॉर्मेशन कर रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो बबल्स बने हुए हैं छोटे छोटे, ये जो बबल्स बने हुए हैं, ये बबल्स फॉर्म ड्यू टू हाइड्रोजन गैस, ठीक है। सर आपने बोला प्लेटिनम का वायर है, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है, नीचे जो आपका प्लेटिनम ऑक्साइड की कवरिंग है। प्लेटिनम का वायर है, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड इसलिए है क्योंकि वो केमिकली इनर्ट है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और नीचे जो प्लेटिनम ऑक्साइड की कवरिंग है उससे सरफेस एरिया बढ़ रहा है, जिससे अच्छा इंटरेक्शन हो रहा है इस इलेक्ट्रोड और यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस है उसका। फिर आपने बोला हाइड्रोजन गैस जो है प्योर होना चाहिए, स्टडी सप्लाई होना चाहिए, हाइड्रोजन गैस जो है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आपको यहाँ से इंसर्ट करना है। फिर आपने बोला कि ये जो सॉल्यूशन है ये एसिड का सॉल्यूशन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन है, जो कि 1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। और यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि जो H+ यहाँ पर रिलीज होगा उस H+ का भी कंसंट्रेशन कांस्टेंट होना ही चाहिए। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। और इस दौरान ये जो आपका मैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बता रहा हूँ, इस दौरान टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेल्सियस ही होना चाहिए, और वी कैन से 298 केल्विन, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बोला था कि एनोड साइड होगा तो अलग कहानी होगी, कैथोड साइड होगा तो अलग कहानी होगी। अब याद करो, अभी पीछे चलो, एनोड में क्या हो रहा था? सर एनोड का मतलब आपने बताया था नेगेटिव चार्ज, और एनोड मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, एक सेकेंड। एनोड में क्या हो रहा था? एनोड में हो रहा था सर, यहाँ पर ये एनोड है और यहाँ पे हो रहा था ऑक्सीडेशन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे थे। तो अगर ये जो भी आपका इलेक्ट्रोड है, अगर ये एनोड साइड होगा, अगर ये एनोड साइड होगा मतलब नेगेटिव साइड होगा, मतलब इसका ऑक्सीडेशन होगा। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए।
और वहीं अगर ये आपका इलेक्ट्रोड जो है कैथोड साइड होता, कैथोड की तरह एक्ट करता, तो उस टाइम ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता और H2 बनाता। मतलब कि सिंपल है कि एनोड साइड होगा तो इलेक्ट्रॉन देगा। अब यहाँ पर H2 है तो इलेक्ट्रॉन दे के क्या बना लेगा, H2 ने इलेक्ट्रॉन दिए तो बना लिया 2H+ और इलेक्ट्रॉन निकल गया 2 इलेक्ट्रॉन। अब अगर ये कैथोड की जैसे एक्ट करता तो इसका रिडक्शन होता, रिडक्शन का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होता, तो यहाँ पर जब 2H+ था उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होता तो ये H2 बना लेता। तो इसी तरह से हर इलेक्ट्रोड का आपको देखना है। क्लियर हुआ? लिख सकते हो सारी चीजें, वैसे मैंने यहाँ पर सारी थ्योरी लिखी हुई है। अब एक बात और कि इसकी कुछ कमियां भी है, फायदे भी बताऊंगा पर कमियां भी सुन लो। कमियां क्या है कि यहाँ पर आपको हाइड्रोजन गैस चाहिए, वो भी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो ये पॉसिबल नहीं होता कई कई लेबोरेटरी में कांस्टेंट करना। स्टडी सप्लाई चाहिए, इसमें भी दिक्कत आती है, कांस्टेंट प्रेशर से कांस्टेंट सप्लाई कैसे दे। प्योर हाइड्रोजन गैस, ये भी दिक्कत है क्योंकि हाइड्रोजन गैस में अगर कंटामिनेशन हो जाए तो भी दिक्कत है, क्योंकि कंटामिनेशन होगा तो रिजल्ट प्रॉपर नहीं आएगा। ठीक है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि हमने देखा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और हमने ये भी देखा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल 2 हाफ सेल से मिलकर बना है, और हमने देखा था एक हाफ सेल में एक इलेक्ट्रोड होगा, एक हाफ सेल में एक इलेक्ट्रोड होगा। तो अगर मैं देखा जाए तो ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये एक तरफ की बात हो रही है ना। तो फाइनली यहां से मैं ये एक हाफ सेल हुआ मेरा, क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रोड की बात कर रहा हूं। इलेक्ट्रोड भी कौन सा? आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड, जिसमें आपने सबसे पहले देखा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो ये एक तरफ की बात हुई। अगर इसको कनेक्ट करना है तो क्या लगाना पड़ेगा? आपको लगाना पड़ेगा साल्ट ब्रिज। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है सॉल्ट ब्रिज लगा हुआ है, साल्ट बोलने में आ गया, सॉल्ट ब्रिज लगा हुआ है। ठीक है, जो कि ये जो है दूसरे वाले से कनेक्ट हो जाएगा। ये हाफ सेल जो है दूसरे हाफ सेल से कब कनेक्ट होगा? विद द हेल्प ऑफ सॉल्ट ब्रिज, दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, और कनेक्ट होना जरूरी भी है ताकि आप एक सर्किट को कंप्लीट कर लो। तो चलिए आगे देखते हैं। ये सारी चीजें तो मैंने आपको बता दी, विजुअल लेआउट वगैरह सब आपको पता ही है। एडवांटेज में देखो, यूनिवर्सल है ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, फिर वेल डिफाइंड स्टैंडर्ड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड है मतलब कि आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, तो एक वेल डिफाइंड पोटेंशियल है, 40 तो 40, 100 तो 100, कुछ चेंज नहीं होगा। उसके बाद आपको लिखा है कंसिस्टेंसी इन मेजरमेंट, मेजरमेंट में बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी है, वाइडली एक्सेप्टेड है, हर जगह एक्सेप्टेड है, हर जगह बढ़िया काम करता है। एक्यूरेट पीएच मेजरमेंट, पीएच को मेजर करके एक्यूरेट देता है, मतलब कि बढ़िया इलेक्ट्रोड है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब लिमिटेशन यही है कि हाइड्रोजन गैस चाहिए, प्यूरिटी वाली चाहिए, फ्लो का इश्यू आ सकता है, टेम्परेचर भी आपको फिक्स चाहिए, टेम्परेचर भी चेंज नहीं कर सकते। तो ये सारी दिक्कत है, क्योंकि अगर मान लीजिए टेम्परेचर में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आ गया, हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाई, प्योर सप्लाई नहीं हो पाई, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे सप्लाई नहीं हो पाई, तो उस कंडीशन में तो ये इलेक्ट्रोड जो है खराब रिजल्ट दे देगा, है ना। उसके बाद आपको दे रखा है सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड और सिल्वर सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड। तो मैंने आपको बोल दिया कि इसको सिल्वर सिल्वर क्यों कहा जाता है, क्योंकि जैसे मान लीजिए सिल्वर का वायर है तो उसके ऊपर कोटिंग कर दी AgCl की। किसकी कोटिंग कर दी? AgCl की। तो अंदर क्या था? सिल्वर, बाहर क्या है? AgCl, तो सिल्वर सिल्वर क्लोराइड। ये देखो, ये है आपका सबसे ऊपर आपको दे रखा है डिस्चार्ज एलिमेंट, सिल्वर सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड में सबसे ऊपर आपको दे रखा है डिस्चार्ज एलिमेंट। अच्छा, ये जो सिल्वर सिल्वर है ये कौन सा है? रेफरेंस है या इंडिकेटर? ये भी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, क्योंकि अभी हम रेफरेंस ही पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब हम पढ़ने वाले हैं हमारा दूसरा इलेक्ट्रोड, जिसको बोलते हैं हम सिल्वर सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड, जो भी एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड ही है। मतलब कि इसका भी वोल्टेज फिक्स रहता है, इसमें भी कोई चेंज नहीं आता। जब भी आप टाइट्रेशन कराओ या इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस कराओ, इसका वोल्टेज फिक्स रहेगा, नॉन रहेगा, स्टेबल रहेगा। सारी थ्योरी इसमें भी आपको सेम लिखनी है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ओपनिंग दे रखी है, जिससे आप KCl का या AgCl का सॉल्यूशन डाल सको। क्यों डालना जरूरी है? क्योंकि KCl या AgCl जो भी आप डाल रहे हो, लेट सपोज आप AgCl डाल रहे हो, तो जब ये AgCl टूटेगा तो Ag+ और Cl- में टूटेगा, और ये Cl- हमें बेहद जरूरी होता है। क्लोराइड आयन हमें बेहद जरूरी होता है यहाँ पर, क्योंकि अगर क्लोराइड आयन की जरा से भी कमी हो गई तो फिर आपका इलेक्ट्रोड सही से रिजल्ट नहीं देगा। ठीक है, तो जैसे सपोज लेट सपोज यहाँ पर आपने थिन AgCl लेयर ऑन Ag सिल्वर वायर, आप देख सकते हैं ये वायर है, वायर के ऊपर क्या है? AgCl की थिन लेयर है, दिस इज योर AgCl थिन लेयर, पतली लेयर है, और अंदर क्या है? Ag का वायर है। तो मैं आपको शुरू से बोल रहा हूँ कि अंदर तो आपका सिल्वर का वायर है, बाहर आपकी AgCl की लेयर है, AgCl की, और अंदर क्या है? सिल्वर का वायर है। तो AgCl मतलब सिल्वर सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, और ये जो आपका सिल्वर का वायर होता है AgCl या फिर आपका Ag का जो सिल्वर वायर होता है वो प्योर होना चाहिए। ठीक है, प्योरिटी तो हर जगह चाहिए। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको लिखा है कॉटन वुल,
ये जो कॉटन वुल होता है ये लीकेज से प्रिवेंट करता है। मान लीजिए यहाँ से कुछ लीकेज होने से बचाना है तो उसके लिए आप कॉटन वुल को अप्लाई करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे दे रखा है पोरस सेरेमिक डायाफ्राम और वी कैन से फ्रिट, इसको क्या बोल सकते हैं आप, फ्रिट, FRIT। तो इसका क्या काम होता है, ध्यान से सुनना। दिस फ्रिट और वी कैन से पोरस सेरेमिक डायाफ्राम, दिस फ्रिट और पोरस सेरेमिक डायाफ्राम फैसिलिटेट आयन एक्सचेंज बिटवीन इलेक्ट्रोलाइट फिलिंग सॉल्यूशन एंड सैंपल सॉल्यूशन। जो भी आपका सैंपल सॉल्यूशन है और जो भी आपका इलेक्ट्रोलाइट फिलिंग सॉल्यूशन है उसमें आयन एक्सचेंज करवाने के लिए ये काम आता है। तो ये तो आ गया आपका इलेक्ट्रोलाइट फिलिंग सॉल्यूशन। जो भी आपका सैंपल सॉल्यूशन है उन दोनों में जो आयन एक्सचेंज करवाता है वो इस फ्रिट की मदद से ही होता है। तो यहाँ पर हर चीज का अपना अपना पर्पस है। जैसे कि आप देख सकते हैं कॉटन वुल का काम है लीकेज से बचाना, फ्रिट का काम है कि इलेक्ट्रोलाइट और वी कैन से आयंस को एक्सचेंज करवाना, फिर सिल्वर वायर वो कवरिंग करने में काम आ रहा है। ठीक है, अब ये कवरिंग होती कैसे है, देखो ध्यान से देखना। आप चाहो तो KCl से, आप चाहो तो AgCl से, आप चाहो तो HCl से। मैं आपको HCl से भी बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए HCl है, दिस इज योर HCl है ना, एंड दिस इज योर सिल्वर वायर। तो सिल्वर वायर है और HCl है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं HCl किस में टूटेगा, H+ और Cl- में। तो ये Ag+ और ये Cl- आपस में रिएक्ट करके AgCl बना लेते हैं, इस तरह से इसके ऊपर कवरिंग हो जाती है। तो ये हो गया आपका सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड, जहां पर आपको थिन AgCl की लेयर दे रखी है। 3 मोलर KCl सॉल्यूशन या AgCl सॉल्यूशन लेना है जिससे आपका Cl- निकलेगा, जो कि बेहद जरूरी है। ठीक है, कॉटन वुल लगा रखा है जो कि लीकेज से बचाता है, पोरस सिरेमिक डायफ्राम जिसको फ्रिट कहते हैं जो कि आयन एक्सचेंज में फैसिलिटेट करता है। उसके बाद एक बात और ध्यान रखना, द इक्विलिब्रियम बिटवीन सिल्वर, जो सिल्वर का वायर है और जो उसके ऊपर कोटिंग है AgCl की, उन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम होना बहुत जरूरी है। द इक्विलिब्रियम बिटवीन द सिल्वर एंड सिल्वर क्लोराइड इज एसेंशियल फॉर द इलेक्ट्रोड फंक्शन। अगर इलेक्ट्रोड अच्छे से फंक्शन करना चाहिए, अगर आपको लगता है कि आपका इलेक्ट्रोड अच्छे से फंक्शन करना चाहिए, आपको चाहिए कि मतलब आपको नीड है कि आपका इलेक्ट्रोड अच्छे से काम करे, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपका जो सिल्वर है और आपका जो सिल्वर क्लोराइड है उसके बीच में इक्विलिब्रियम बना रहना चाहिए। अब ये बात आपको पता ही है कि अगर ये एनोड की तरफ होगा तो इसका क्या होगा, इसका होगा ऑक्सीडेशन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं एनोड है, एनोड का मतलब नेगेटिव चार्ज, मतलब कि इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। और जब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। और जब इसका कैथोड पे है मतलब कि ये पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कि हो रहा है इसका रिडक्शन। तो जब भी इसका रिडक्शन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके वापस सिल्वर बना रहा है। तो ये तो बेसिक कंसेप्ट है जो शुरू से हम स्टार्ट करते हुए चल रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग चीजें आपको दे रखी है, फंक्शंस वगैरह तो सारे बता दिए। एंड एडवांटेज देखो, द सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड ऑफर ए वेरी स्टेबल एंड रिप्रोड्यूसिबल पोटेंशियल, मतलब कि आपको यहाँ पर एक बहुत ही स्टेबल पोटेंशियल देखने को मिलेगा। मैंने आपको बोला ना, डेफिनेशन वाली बात है कि यहाँ पर जो पोटेंशियल है, यहाँ पर जो वोल्टेज है वो फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता। चाहे आप कितना भी एनालाइट चेंज करो, चाहे आप कितना भी टाइट्रेंट चेंज करो, चाहे आप कितनी भी टाइट्रेशन कराओ, यहाँ पर सब कुछ फिक्स रहता है। दूसरा, इलेक्ट्रोड इज रिलेटिवली इजी टू कंस्ट्रक्ट। ये जो इलेक्ट्रोड होता है सिल्वर क्लोराइड का, ये आसानी से बन सकता है, इनएक्सपेंसिव होता है, कम पैसे वाला होता है एज कंपेयर टू अदर रेफरेंस इलेक्ट्रोड। और रेफरेंस इलेक्ट्रोड के कंपेयर में ये वाला सस्ता होता है आपका सिल्वर क्लोराइड वाला। ठीक है, वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन है, जैसे कि आप इससे पीएच का मेजरमेंट कर सकते हो, पीएच का मेजरमेंट कर सकते हो सिल्वर क्लोराइड से। आप रेडॉक्स पोटेंशियल मेजरमेंट कर सकते हो। आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरह भी ये काम आता है, मतलब किसी स्पेसिफिक आयन को भी आप पता कर सकते हो। आगे हम पढ़ेंगे इंडिकेटर, अभी तो क्या पढ़ रहे हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। आगे जब हम इंडिकेटर इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे तो उसमें है कि ग्लास इलेक्ट्रोड, तो वो भी एक आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड ही होता है। ठीक है, अब इसकी लिमिटेशन देखो। मैंने आपको पहले ही बोला कि यहाँ पर क्लोराइड आयन होना बहुत जरूरी है, अगर क्लोराइड आयन कम हो गया तो बेकार है ये। तो यहाँ पे लिखा है मे नॉट बी सुटेबल फॉर यूज इन सॉल्यूशन विदाउट क्लोराइड आयन, है ना, और फॉर वेरी लो क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन, मतलब कि अगर क्लोराइड आयन नहीं है या फिर क्लोराइड आयन का बहुत ही कम कंसंट्रेशन है तो उस कंडीशन में आप इसको यूज नहीं कर सकते। और समय के साथ साथ यहाँ पर एक चीज और होती है कि समय साथ साथ सिल्वर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है, तो उससे भी इलेक्ट्रोड जो है खराब हो जाता है। तो दो कमियां हैं कि एक तो क्लोराइड आयन कम है या फिर क्लोराइड आयन नहीं है, तो फिर आप इस इलेक्ट्रोड का यूज नहीं कर सकते। और समय के साथ साथ यहाँ पर सिल्वर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है, ये भी एक दिक्कत वाली बात है। क्लियर, आगे चलो। अब आगे आपका सैचुरेटेड कैलेमल इलेक्ट्रोड, और मैंने आपको बोला कि ये सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है आपका। और ये सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्यों बोल रहे हैं, दिस इज योर सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये डिराइव्ड हुआ है आपका, किससे डिराइव्ड हुआ है ये, एक सेकंड, ये डिराइव्ड हुआ है आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से और वी कैन से नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से। तो
आपका जो कैलेमल इलेक्ट्रोड है, और वी कैन से सैचुरेटेड कैलेमल इलेक्ट्रोड बोल लो या फिर बोल लो सैचुरेटेड कैलेमल इलेक्ट्रोड. दिस सैचुरेटेड कैलेमल इलेक्ट्रोड इज अ सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड बिकॉज इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और आपका NHE. ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई. चलिए अब आपका कैलेमल इलेक्ट्रोड को पढ़ते हैं. तो कैलेमल इलेक्ट्रोड में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर एक प्लेटिनम का वायर है. अब यहाँ पर सारे कंसेप्ट सेम है. प्लेटिनम ही क्यों यूज लिया? क्योंकि प्लेटिनम इनर्ट होता है, केमिकली इनर्ट होता है, स्टेबल होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, नॉन रिएक्टिव होता है. इनर्ट का मतलब वही हो गया नॉन रिएक्टिव. इलेक्ट्रोलाइट से कोई मतलब नहीं है इसको. ठीक है, इसलिए प्लेटिनम का वायर बेस्ट है. उसके बाद आप देख सकते हैं सोल्ट ब्रिज. ऑब्वियसली सोल्ट ब्रिज तो हर किसी में होगा क्योंकि ये एक सिर्फ हाफ सेल ही तो है. अभी हम सिर्फ रेफरेंस वाले ही तो पढ़ रहे हैं, इंडिकेटर वाला भी पढ़ेंगे तो वो हाफ सेल अलग हो गया. फिर इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए सोल्ट ब्रिज तो चाहिए ना. फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर सैचुरेटेड KCl सॉल्यूशन है, और ये सैचुरेटेड KCl सॉल्यूशन जो है 3 मोलर है. कितना मोलर है? 3 मोलर. अब नाम से पता लग रहा KCl है तो कैसे टूटेगा? KCl टूटेगा K+ और Cl- में, है ना. तो यहाँ से आपको Cl- मिलेगा. उसके बाद आप देख सकते हैं ये जो पूरा कंटेनर है ये बना होता है ग्लास का या प्लास्टिक का. तो सबसे पहले मैंने आपको बोला कि प्लेटिनम वायर है. प्लेटिनम में क्यों है? क्योंकि वो इनर्ट है, स्टेबल है और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. फिर सॉल्ट ब्रिज क्यों जरूरी है? ताकि ये हाफ सेल दूसरे हाफ सेल से कनेक्ट हो सके. सैचुरेटेड KCl सॉल्यूशन है. KCl मतलब कि ये ब्रेक होगा K+ Cl- में, तो यहाँ से Cl- आपको मिल जाएगा. 3 मोलर KCl सॉल्यूशन होता है ये. फिर आपको यहाँ पे दे रखा है Hg2Cl2. तो ये जो Hg2 और Cl2 है यही कैलेमल है. आपको बोल रहे हैं ना कैलेमल इलेक्ट्रोड, कैलेमल इलेक्ट्रोड. तो कैलेमल होता क्या है? Hg2Cl2 यही कैलेमल है. और उसके बाद आपको यहाँ पर मरकरी का पेस्ट भी दे रखा है. तो यहाँ पर कैलेमल के साथ मरकरी का पेस्ट फिल होता है. तो Hg2Cl2 मतलब कि कैलेमल, और इसी के साथ क्या होता है? मरकरी का पेस्ट फिल होता है. और ये जो आपका कैलेमल होता है ये सॉलिड होता है, इनसोल्युबल सॉल्ट होता है जो कि मरकरी के साथ रिएक्ट करता है. तो कैलेमल आर द सॉलिड, सॉलिड होता है. एक सेकंड यहाँ पे लिख देता हूँ. सॉलिड होता है, इनसोल्युबल सॉल्ट होता है और मरकरी के साथ रिएक्ट करता है. ठीक है, नीचे आपको मरकरी फिल कर रखी है. और ये जो आपका प्लेटिनम का वायर है ये मरकरी तक जा रहा है. और ये पूरा कंटेनर किसका बना है? ग्लास और प्लास्टिक का. तो ये जो भी आपको कंस्ट्रक्शंस दिख रही है इसी तरह से आपको लिखना है कि प्लेटिनम वायर प्रेजेंट होता है. क्यों होता है? क्योंकि ये इनर्ट होता है, नॉन रिएक्टिव होता है अच्छा खासा. इलेक्ट्रोलाइट के साथ इसको कोई मतलब नहीं है, टाइट्रेशन के साथ इसको कोई मतलब नहीं है. ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है और हमें वोल्टेज डिफरेंस से मेजर करना है. इलेक्ट्रिसिटी करंट ही जनरेट होगा तो फिर अच्छा कंडक्टर चाहिए सही, इसलिए प्लेटिनम लिया. सोल्ट ब्रिज क्यों है? ताकि ये हाफ सेल दूसरे हाफ सेल से कनेक्ट हो सके. और जरूरी भी है कि एक हाफ सेल दूसरे हाफ सेल से कनेक्ट हो. क्यों जरूरी है? क्योंकि एक प्रॉपर कनेक्शन बने तभी तो हम डिफरेंस पता कर पाएंगे. उसके बाद Hg2Cl2 को ही कैलेमल कहते हैं. सैचुरेटेड KCl सॉल्यूशन होता है 3 मोलर, और इसी KCl सॉल्यूशन की वजह से क्लोराइड आयन हमें मिलता है. ये जो पूरा कंटेनर होता है ये ग्लास और प्लास्टिक का बना होता है. यहाँ पे मरकरी फिल होती है, यहाँ पर कैलेमल के साथ मरकरी का पेस्ट फिल होता है. और कैलेमल जो होता है वो सॉलिड होता है, इनसोल्युबल सॉल्ट होता है जो कि रिएक्ट करता है मरकरी के साथ. ठीक है सर, एक बात और, अगर ये कैथोड साइड है एनोड साइड है तो वो भी लिख लो. आपको पता ही है कि अगर एनोड साइड है मतलब नेगेटिव साइड है, मतलब ऑक्सीडेशन होगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन जाएगा. तो आप देख सकते हैं कि अगर ये एनोड साइड है, नेगेटिव साइड है, ऑक्सीडेशन साइड है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन जाएगा. तो आप देख सकते हैं 2Hg से ये 2 इलेक्ट्रॉन गए और Hg2+ बन गया. अब यहाँ पर इसी को उधर जाके अगर ये कैथोड की तरह काम करेगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन होता है. तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और Hg बना लेगा. इसी तरह से होता है. उसके बाद इसके आपको एडवांटेजेस दे रखे हैं कि स्टेबल पोटेंशियल देता है, चेंज नहीं होता टेम्परेचर से, वाइडली यूज होता है, रिलायबल होता है. पर इसके नुकसान भी है. इसका नुकसान क्या है कि मर्क्यूरी टॉक्सिसिटी हो जाता है. मर्क्यूरी जो है टॉक्सिसिटी कर सकता है, हाईली पॉइजनस है. ठीक है, और इसकी जो स्टेबिलिटी है वो अफेक्ट हो जाती है हाई और लो टेम्परेचर से. ठीक है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा अगर आपने टेम्परेचर फ्लक्चुएट कर दिया तो अफेक्ट होगा ही सही. एक नॉर्मल टेम्परेचर चेंज किया तो कोई दिक्कत नहीं है. 40 पे होना था 45 पे हो रहा है, 50 पे हो रहा है, चलेगा, झेल लेगा. पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर फ्लक्चुएशन आ गया तो फिर दिक्कत वाली बात हो जाती है. ठीक है, चलिए. उसके बाद इंडिकेटर इलेक्ट्रोड. अरे सर, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड तो वही इलेक्ट्रोड होता है ना जहां पर चेंज पता लगता है. जैसे मान लीजिए टाइट्रेशन हो रही है तो इसको फर्क पड़ेगा, इसका वोल्टेज सेम नहीं रहने वाला, इसका तो चेंज होगा. इसका चेंज होगा तभी तो हम कंपेयर करके देखेंगे. तो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड दैट डिटेक्ट द प्रेजेंस और चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ए सब्सटेंस इन ए सॉल्यूशन. इट कैन ऑल्सो बी यूज टू मेजर द पोटेंशियल और पीएच ऑफ द सॉल्यूशन. ठीक है, अब देखो
ये इंडिकेटर मतलब कि ये भी हाफ सेल है। वो हाफ सेल वाला कौन सा था? वो हाफ सेल हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड का था, जिसमें हमने देखा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, कैलेमल इलेक्ट्रोड, है ना, सिल्वर सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड। अब ये जो हाफ सेल है आपका, ये आपका इंडिकेटर इलेक्ट्रोड वाला है, और इंडिकेटर मतलब जिसमें चेंज होगा। तो इसमें आपको दो पढ़ने हैं। सबसे पहला है मेटल इलेक्ट्रोड, सेकंड है ग्लास इलेक्ट्रोड। अब देखो मेटल इलेक्ट्रोड की बात करते हैं, तो मेटल में कौन सा मेटल यूज लूं? सर ऐसा मेटल यूज लो जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो। ठीक है, तो बात करते हैं मेटल इलेक्ट्रोड की। मेटल जैसे कि आपका प्लैटिनम हो गया, आपका गोल्ड हो गया, ये इनर्ट होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं, किसी को भी रिएक्शन नहीं करते, साइड इफेक्ट नहीं देते। मतलब कि ऐसा नहीं है कि रिएक्शन में कुछ और रिजल्ट आ रहे हैं, किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं कर लेते ये, है ना। ये स्टेबल होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं, इनर्ट होते हैं, और साथ ही साथ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, नॉन टॉक्सिक होते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये बहुत अच्छी चीज है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। पर इसकी दिक्कत है कि ये महंगे होते हैं, कॉस्टली होते हैं बहुत। अब देखो गोल्ड कितना कॉस्टली है ना। अब ये मेटल इलेक्ट्रोड क्यों काम आते हैं? अरे सर सीधी सी बात है, मेटल इलेक्ट्रोड मतलब कि इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है। इंडिकेटर इलेक्ट्रोड ऐसे इलेक्ट्रोड जो कि आपको पीएच का पता करे, आपको पोटेंशियल डिफरेंस का पता करके दे, आपको टाइट्रेंट और एनालाइट के सॉल्यूशन के मिक्स होने के बाद हमारे एनालाइट सॉल्यूशन में कौन सा सब्सटेंस कितना प्रेजेंट था उसका पता करके दे, हमारे टाइट्रेशन का एंड पॉइंट पता करके दे। तो ये तो सारे काम इनके ही है ना। टाइट्रेशन में एंड पॉइंट पता करना है, पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है, पीएच पता करना है, पीएच चेंज पता करना है। तो ये सब काम इंडिकेटर इलेक्ट्रोड का ही है, क्योंकि इसी को फर्क पड़ेगा जब टाइट्रेंट एनालाइट में ऐड होगा, तो इसी को चेंज आएगा। तो ये जो भी थ्योरीज है, ये जो भी तीन चार लाइन लिखी हुई है, ये सब आपको हर इलेक्ट्रोड में लिखनी है, मेटल में भी और ग्लास में भी। और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बोला कि ग्लास इलेक्ट्रोड जो होता है एक आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड होता है। मतलब कि एक स्पेसिफिक आयन का अगर आपको कंसंट्रेशन पता करना है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है, आयरन भी है, सल्फेट भी है, पर मुझे सिर्फ आयरन का पता करना है, तो एक स्पेसिफिक आयन का पता करना है, तो उसका भी आप पता कर सकते हो कि हमारे सैंपल में एक स्पेसिफिक आयन कितना प्रेजेंट है। और उस स्पेसिफिक आयन का पता करने के लिए आप यूज ले सकते हो ग्लास इलेक्ट्रोड। ठीक है, चलिए। तो मेटल के बारे में तो ये लिखना है कि इनर्ट होता है, हाई कंडक्टिविटी होती है, प्योर होता है, टॉक्सिक नहीं होता है, बढ़िया होता है, बस महंगा होता है, ये दिक्कत है, ये भी लिख देना। तो आप देख सकते हैं मेटल इलेक्ट्रोड, यहाँ पर आपने क्या कर रखा है, मेटल ले रखा है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए कि जो भी सॉल्यूशन होगा ना वैसे ही इलेक्ट्रोड होगा। यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है कि इलेक्ट्रोड इज मेड अप ऑफ द सैंपल एलिमेंट। जैसे मान लीजिए हमारा सैंपल AgNO3 है, तो यहाँ पर क्या टूटेगा, Ag+। तो हमारा जो इलेक्ट्रोड होगा वो भी किसका होगा, सिल्वर का होगा, और सिल्वर इज ऑल्सो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और सिल्वर भी महंगा ही होता है, गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम ये सब महंगी चीजें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिल्वर का इलेक्ट्रोड है और सिल्वर का ही वायर है। और ये सोल्ट ब्रिज क्यों है? अरे सर पता है कि सोल्ट ब्रिज इसलिए है क्योंकि ये हाफ सेल है और उधर भी हाफ सेल होगा, ये इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है, उधर कोई रेफरेंस इलेक्ट्रोड होगा, दोनों को कनेक्ट करने के लिए, दोनों को सर्किट को कंप्लीट करने के लिए, और जो भी डिसबैलेंस हो रहा है उस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, आयन के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए सोल्ट ब्रिज होता है। सोल्ट ब्रिज में KCl फिल है, K+Cl- में टूटता है, अभी आगे हमने देख लिया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। ठीक है, तो Ag का वायर है, सिल्वर का इलेक्ट्रोड है, और सिल्वर का इलेक्ट्रोड ही क्यों है, क्योंकि जैसा सॉल्यूशन वैसा इलेक्ट्रोड। ये हो गया आपका मेटल इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड को आप डिप कर दो आपके सॉल्यूशन में। ठीक है, अब देखिए आपको फायदे भी दे रखे हैं और नुकसान भी दे रखे हैं। फायदे क्या क्या है कि मेटल जो होता है उसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है ना, यहाँ पर अच्छे से फ्लो होता है, बढ़िया काम होता है, स्टेबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है। मैनी मेटल सच एज प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर ऑफर ए गुड स्टेबिलिटी अंडर वेरियस कंडीशन। चाहे पीएच में चेंज करो, चाहे टेम्परेचर में चेंज करो, चाहे एनवायरमेंट में चेंज करो, कोई भी चेंज करो, इनको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये गुड कंडक्टर है, क्योंकि ये स्टेबल है, क्योंकि ये हाईली रेजिस्टेंट है, क्योंकि ये प्योर है, क्योंकि ये स्टेबल है। बहुत फायदे इनके, है ना। वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन है इनकी, जैसे कि आपको बैटरीज में काम आएगा, फ्यूल सेल्स में काम आता है, कोरोजन की मॉनिटरिंग में काम आता है, आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड्स में भी काम आता है। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी है इनकी, बेकार से बेकार इन्वायरमेंट में अच्छा काम कर देंगे ये। तो जो मेटल होता है ना वो बढ़िया चीज होती है, अगर अच्छा मेटल लोगे तो, जैसे प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये जो एलिमेंट्स है, ये जो मेटल्स है, ये बहुत अच्छे हैं। तो ये कैसे अच्छे हैं? क्योंकि ये हार्श इन्वायरमेंट में, खराब से खराब इन्वायरमेंट में भी, चाहे टेम्परेचर चेंज हो रहा, पीएच फ्लक्चुएट हो रहा, एनवायरमेंट में कोई चेंज हो रहा, उसमें भी आपको बेटर रिजल्ट दे देंगे। स्टेबल भी होते हैं, नॉन रिएक्टिव भी होते हैं, और आपके गुड कंडक्टर भी होते हैं। ठीक है, और इनका वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन भी होता है, मतलब कि बहुत सारे फायदे हैं। पर इनके नुकसान भी उतने ही है। नुकसान क्या क्या है?
जैसा कि आप देख सकते हैं कोरोजन हो सकता है, मेटल में क्या हो सकता है, कोरोजन, जंग लग सकती है। जैसे मान लीजिए कोई मेटल है, अब वो मेटल में एसिडिक एनवायरनमेंट में रख दिया, या उस मेटल को मैंने बेसिक एनवायरनमेंट में रख दिया, तो मेटल के ऊपर क्या लगेगी, जंग लग सकती है। तो इससे बचने के लिए हम पता है क्या करते हैं, हम उस मेटल को एयू और प्लेटिनम से कोट कर देते, कोटिंग कर देते हैं, मतलब कि गोल्ड या प्लेटिनम से कोटिंग कर देते हैं। देखो जैसे मान लीजिए ये मेटल है, अब पैसों की कमी के कारण हम अच्छा मेटल नहीं ले पाए, है ना, ठीक ठीक ले लिया हमने, जैसे मान लो सिल्वर ले लिया, ठीक ठीक मेटल ले लिया, पर अब इस पर कोरोजन होने का खतरा है। तो जो पार्ट इसका डिप होगा ना, अंदर जाएगा ना, उस पर हम क्या करेंगे, कवरिंग कर देंगे। किसकी कवरिंग कर देंगे, गोल्ड की कवरिंग या प्लेटिनम की कवरिंग कवरिंग। और आपको पता है कि प्लेटिनम की और गोल्ड की अगर कवरिंग कर दी तो ये तो बढ़िया है, इनसे इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, और अंदर हमारा सिल्वर सेफ का सेफ रहेगा। ठीक है, तो ऐसे होता है। तो जो भी मेटल जिसपे कोरोजन होने का खतरा होता है और अगर उसे हमें यूज भी लेना है, तो उसके ऊपर आप कवरिंग कर दो विद द हेल्प ऑफ प्लेटिनम, विद द हेल्प ऑफ गोल्ड। गोल्ड को लिखते हैं एयू, प्लेटिनम को लिखते हैं पीटी, तो उससे आप कवरिंग कर सकते हैं ताकि उनका लाइफ स्पेन बढ़ जाए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा जिए, कम से कम खराब हो, कम से कम डिग्रेड हो, कम से कम उसमें कोरोजन हो। ठीक है, तो सबसे पहली दिक्कत क्या है, कोरोजन हो जाता है। दूसरा, लिमिटेड आयन सिलेक्टिविटी। ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रोड होते हैं जिनको हमें मॉडिफाई करना पड़ता है, क्योंकि आयंस के प्रति वो सेंसिटिव ही नहीं होते। मान लीजिए इलेक्ट्रोड है, मेटल का इलेक्ट्रोड है, अब इसको कैल्शियम का पता करना, पर उसके प्रति ये सेंसिटिव ही नहीं है, तो फिर इस मेटल के इलेक्ट्रोड को मॉडिफाइड करना पड़ता है ताकि वो उसके प्रति सेंसिटिव हो। कॉस्ट ऑब्वियसली महंगा है, प्लेटिनम गोल्ड सिल्वर सब महंगा होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको दे रखा है ग्लास इलेक्ट्रोड। अब देखो ध्यान से सुनना, ये जो आपका ग्लास इलेक्ट्रोड है, क्या क्या पढ़ा हमने इसके बारे में, कि सबसे पहले तो ये आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड है। दूसरा, ये H प्लस की कंसंट्रेशन को मेजर करेगा, मतलब कि ये आपके पीएच को मेजर करेगा। ऑब्वियसली जब H प्लस का पता करेगा मतलब कि ये पीएच का ही पता करेगा। तो देखो यही लिखा है, सबसे पहली लाइन में लिखा है अ ग्लास इलेक्ट्रोड इज अ टाइप ऑफ आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड यूज प्राइमरी टू मेजर द पीएच ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का पीएच पता करेगा, सॉल्यूशन में H प्लस पता करेगा, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को पता करेगा। वही सब लिखा है यहाँ पे, 3 लाइन में खत्म कर दिया पूरा, कि जो आपका ग्लास इलेक्ट्रोड होता है वो आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड होता है, H प्लस की कंसंट्रेशन को मेजर करता है, पीएच को मेजर करता है। ठीक है, अब देखो दिस इज योर ग्लास इलेक्ट्रोड। अब यहाँ पर क्या फर्क है, यहाँ पर आप ध्यान से देखना, ये आपको फिलिंग पोर्ट दे रखा है। फिलिंग पोर्ट को जब इसको ओपन करोगे तो यहाँ से आप KCl सॉल्यूशन को फिल कर दोगे, दिस इज योर KCl सॉल्यूशन। और इसी KCl सॉल्यूशन में आपने एक AgCl का इलेक्ट्रोड डिप किया हुआ है, दिस इज योर, एक सेकेंड, दिस इज योर AgCl इलेक्ट्रोड जो कि आपने डिप किया हुआ है, जो कि मैं ग्रीन कलर से बता रहा हूँ। तो मतलब कि आपने फिलिंग पोर्ट को ओपन किया, नाम से पता लग रहा है फिलिंग पोर्ट, इसको ओपन किया, यहाँ से आपने सॉल्यूशन डाल दिया KCl का सॉल्यूशन, और उसमें उसको डिप कर दिया, कौन से इलेक्ट्रोड को, AgCl के इलेक्ट्रोड को। फिर आप देख सकते हैं बाहर भी, यहाँ पर आप देखिए AgCl का रेफरेंस इलेक्ट्रोड दे रखा है, इसको आपने किस में डिप कर रखा है, इसको आपने डिप कर रखा है 0.1 मोलर HCl में। तो 2 इलेक्ट्रोड है, एक AgCl का जो इलेक्ट्रोड है उसको तो आपने डिप कर रखा है 0.1 मोलर HCl में, और जो दूसरा AgCl का इलेक्ट्रोड है उसको आपने डिप कर रखा है KCl सॉल्यूशन में। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, एक को तो कहाँ पे डिप कर रखा है 0.1 मोलर HCl में, और एक को कहाँ पे डिप कर रखा है KCl सॉल्यूशन में। ठीक है, नीचे आप देख सकते हैं आपको दे रखा है परमिएबल पोरस जंक्शन, ये आपको पोर दे रखा है छोटा सा, परमिएबल पोरस जंक्शन होता है ये। और ये थिन पीएच ग्लास मेम्ब्रेन है, ये आपकी थिन होती है। कैसी होती है पीएच ग्लास मेम्ब्रेन, थिन होती है। तो आपको बता देना है कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड होते हैं और दोनों ही इलेक्ट्रोड आपस में ऊपर पीएच मीटर से कनेक्ट होते हैं। यहाँ पे ये पीएच मीटर या फिर आप लगा दो वोल्ट मीटर, पर ये तो क्या पीएच मेजर करता है तो पीएच मीटर ही लगा दो। तो ये पीएच मीटर से कनेक्ट होता है ताकि पीएच का पता लग जाए। और पीएच का पता कैसे लगता है, H प्लस की कंसंट्रेशन को पता करता है। ये सिंपल सा है, बहुत सिंपल है। फिलिंग पोर्ट है, फिलिंग पोर्ट से KCl सॉल्यूशन को फिल करके AgCl का इलेक्ट्रोड डाल दिया, इधर AgCl का इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो 0.1 मोलर HCl है। ठीक है, नीचे आपको परमिएबल पोरस जंक्शन दे रखा है और थिन पीएच ग्लास मेम्ब्रेन दे रखा है। और ये दोनों जो इलेक्ट्रोड के वायर्स है, ये दोनों जो इलेक्ट्रोड है ये पीएच मीटर से कनेक्ट है। तो जो कोई भी यहाँ पर चेंज आएगा वो चेंज इजीली डिटेक्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ पीएच मीटर। वही सब लिखा हुआ है, सारी थ्योरी लिखी हुई है आपके लिए। एक बात और, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द ग्लास इलेक्ट्रोड एंड द रेफरेंस इलेक्ट्रोड डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन द सॉल्यूशन। ऑब्वियसली जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन होगा, ध्यान से सुनना, मान लीजिए आपके पास एक सॉल्यूशन इधर है, एक सॉल्यूशन इधर है,
ये आपका इधर इलेक्ट्रोड है, ये आपका इधर इलेक्ट्रोड है, ये दोनों आपस में सॉल्ट ब्रिज से कनेक्टेड है। सपोज ये आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, ये आपका इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर आपने पीएच मीटर लगाया, अगर आपने पीएच मीटर लगाया या फिर आपने वोल्ट मीटर लगाया, तो पीएच मीटर पीएच के लिए, वोल्ट मीटर यहाँ पे करंट के डिफरेंस के लिए, तो यहाँ पर रीडिंग उतनी ही ज्यादा आएगी, यहाँ पर भी रीडिंग उतनी ही ज्यादा आएगी जितना ज्यादा यहाँ पर एनालाइट सॉल्यूशन होगा। क्योंकि ज्यादा एनालाइट सॉल्यूशन, ज्यादा चेंज, ज्यादा पीएच चेंज, ज्यादा वोल्ट मीटर चेंज, ज्यादा वोल्टेज चेंज। तो जितना ज्यादा सॉल्यूशन होगा उसी पीआर पे ये काम करता है। तो यही प्रिंसिपल होता है पोटेंशियोमेट्री का, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। क्या प्रिंसिपल है कि भाई सीधी सी बात है, जितना ज्यादा एनालाइट का सॉल्यूशन होगा उतना ही ज्यादा यहाँ पर पीएच मीटर या वोल्ट मीटर में चेंज होगा। सीधी सी बात है, क्योंकि जितना ज्यादा यहाँ पे सॉल्यूशन है उतना टाइटेंट आएगा, उतना यहाँ पर रिएक्शन होगी, उतना ही चेंज यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो वही लाइन लिखी है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द ग्लास इलेक्ट्रोड एंड द रेफरेंस इलेक्ट्रोड डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ही ज्यादा डिफरेंस आएगा। ग्लास इलेक्ट्रोड तो क्या हो गया, एक इंडिकेटर इलेक्ट्रोड हो गया, और दूसरा यहाँ पे लिखा है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड और इंडिकेटर इलेक्ट्रोड में उतना ही चेंज आएगा जितना यहाँ पर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन होगा। और उस चेंज को हम मेजर कैसे करेंगे, पीएच को कैसे निकालेंगे, नर्न्स इक्वेशन से। ठीक है, पोटेंशियल भी निकाल सकते, मैंने बताया था ना, नर्न्स इक्वेशन से आप पोटेंशियल निकाल सकते हैं, वही वाली बात है। फिर एडवांटेज दे रखे हैं कि हाईली एक्यूरेट है और अच्छा पीएच मेजर करता है, H प्लस को अच्छा डिटेक्ट कर लेता है, इसका रिजल्ट एक्यूरेट होता है और वाइडली यूज करते हैं लेबोरेटरी में और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में। ठीक है, और क्विकली रेस्पॉन्स करता है, मतलब कि एक छोटा सा छोटा H प्लस आयन के लिए भी ये रेस्पॉन्ड कर देता है, जितना कंसंट्रेशन है उतना फटाफट रिजल्ट दे देगा। इसकी ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी है, इसको बहुत जगह यूज करते हैं, ब्रॉड रेंज में यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत ज्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट है, बहुत ज्यादा बेसिक इन्वायरमेंट में, तो भी ये पता कर देगा, तो भी ये पीएच पता कर देगा। ठीक है, तो चाहे बहुत ज्यादा एसिडिक हो चाहे बहुत ज्यादा बेसिक हो, ये पीएच पता करके देगा। साथ ही साथ इसका कॉस्ट भी कम है और ये हाइड्रोजन के लिए बहुत अच्छा सेंसिटिव होता है। तो क्या क्या फायदे हैं, अच्छा रिजल्ट देगा, अच्छा प्रिसाइज देगा, लेबोरेटरी में भी काम आता है, इंडस्ट्री में भी काम आता है, क्विक रेस्पॉन्स देता है, ड्यूरेबल होता है। प्रॉपर मेंटेनेंस के साथ रखोगे तो हर चीज ड्यूरेबल होती है। अगर आपने अच्छे से प्रॉपर मेंटेन करके रखा है लंबे समय तक तो ये ड्यूरेबल रहेगा। और वाइड रेंज ऑफ यूज है, मतलब कि बहुत कम पीएच है या बहुत ज्यादा पीएच है तो भी ये मेजर करके दे देगा, बहुत कम H प्लस का कंसंट्रेशन है या बहुत ज्यादा H प्लस का कंसंट्रेशन है तो भी मेजर करके दे देगा। ठीक है, लो कॉस्ट होता है और हाइड्रोजन के लिए बहुत अच्छा सेंसिटिव होता है, होगा ही सही तभी तो पीएच बताएगा। फिर दिक्कतें क्या क्या है, अच्छा दिक्कतें लिखी ही नहीं है, ठीक है तो फिर छोड़ देते हैं। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है मेथड टू डिटरमाइन द एंड पॉइंट। अब एंड पॉइंट डिटरमाइन करने के लिए तो यार बहुत तरीके हैं, देखो एसिड बेस है, प्रेसिपिटेशन है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक है, आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, दुनिया भर के, ये तो आप कर ही लोगे। अब एप्लीकेशंस देखो, आपका जो पोटेंशियोमेट्री वो कहाँ कहाँ काम आता है, पीएच के मेजरमेंट में, आयन कंसंट्रेशन डिटर्मिनेशन में। ठीक है, अभी आपने पढ़ा ना पोटेंशियोमेट्री का काम आएगा। पोटेंशियोमेट्री में हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड मतलब कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड और इंडिकेटर इलेक्ट्रोड लेते हैं, और जो भी चेंज आ रहा है उसको हम मेजर कर लेते हैं, मतलब कि हम एनालाइट में जो भी हमारा सैंपल है उसको पता कर सकते हैं और आयन सिलेक्टिव भी कर सकते हैं, है ना। तो वही तो लिखा है देखो कि आयन कंसंट्रेशन डिटर्मिनेशन, पीएच मेजरमेंट। और आपने एक बात नोटिस करी कि एक तरफ तो हो रहा था ऑक्सीडेशन, एक तरफ हो रहा था रिडक्शन। ऑक्सीडेशन किस तरफ हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था आपके एनोड साइड, रिडक्शन हो रहा था आपके कैथोड साइड। मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ में हो रहा है, मतलब कि रेडॉक्स भी हो रहा है यहाँ पे, है ना। उसके बाद वाटर क्वालिटी मॉनिटर करनी है, रेडॉक्स टाइट्रेशन में भी ये काम आता है, अभी देखा। उसके बाद फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल एप्लीकेशन भी है, जैसे मान लीजिए किसी भी ड्रग का क्वालिटी कंट्रोल करना है, हमें चेक करना है कि वो ड्रग क्वालिटी वाली है या नहीं, या उसके फॉर्मुलेशन को चेक करना है तो हम इसकी मदद से कर सकते हैं। और हम फूड और बेवरेजेस में कई तरह के चीज़ें चेक कर सकते हैं, जैसे कि पीएच चेक कर सकते हैं, क्योंकि जो फूड होता है अगर उसका पीएच बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है, खराब हो चुका है तो पता लग जाता है विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर, है ना, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन। और वो ज़रूरी भी है, पीएच चेक करना, एसिडिटी चेक करना, आयन की कंसंट्रेशन चेक करना, क्योंकि हमारी लाइफ से रिलेटेड बात है। अगर हम कोई भी पैक्ड फूड खा रहे हैं, वो खराब हो गया, एक्सपायरी हुआ नहीं हुआ, उसकी क्वालिटी कैसी है, वो सब चेक करना पड़ेगा ना, तो वो सब चेक कर सकते हैं। उसके बाद एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, जैसे यूज्ड इन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री टू मेजर द पैरामीटर लाइक पीएच, रेडॉक्स पोटेंशियल, आयन कंसंट्रेशन इन सॉइल। सॉइल में अगर कोई आयन कंसंट्रेशन निकालना है, एयर में निकालना है, वाटर सैंपल में निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। उसके बाद कोरोजन को चेक कर सकते हैं, कोरोजन हुआ नहीं हुआ, कोरोजन होगा नहीं होगा, वो सब आप चेक कर सकते हैं। ठीक है,
तो कोरोजन मॉनिटरिंग हो गया, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग हो गया। ऐसे करते हुए हमने फार्मास्यूटिकल मेडिकल एप्लीकेशन एंड फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री में भी देखा, रेडॉक्स में भी देखा, वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग भी देखी, पीएच मेजरमेंट भी देखा और आयन कंसंट्रेशन डिटर्मिनेशन भी देखा। ये सारे आपके एप्लीकेशंस हो गए पोटेंशियोमेट्री के। तो आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। लेक्चर को बहुत ही लेंदी हमने करा है, अब मैं इसको 2 पार्ट में ही डिवाइड करूंगा लग रहा है मुझे। पर इस लेक्चर में आपको पूरा क्लियर हो गया कि पोटेंशियोमेट्री क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल 2 हाफ सेल से मिलकर बना होता है, बीच में सॉल्ट ब्रिज होता है। एक होता है आपका जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, एक होता है आपका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। एक तरफ होता है एनोड, एक तरफ होता है कैथोड, एक तरफ होता है ऑक्सीडेशन, एक तरफ होता है रिडक्शन। दोनों को मिला के बोलते हैं रेडॉक्स। यहाँ पर केमिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। सब कुछ हमने देखा है ना। Zn+2 जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और दो जा रहे हैं, तो मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। फिर तरह तरह के रेफरेंस इलेक्ट्रोड जिसको बोल सकते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, और तरह तरह के इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। इंडिकेटर में 2 देखे हमने, एक तो मेटल इलेक्ट्रोड देखा है, ग्लास इलेक्ट्रोड देखा। फिर एंड पॉइंट निकालना, वो तो आप निकाल ही दोगे, वो तो आपको पता ही है, शुरू में भी बता दिया कि एंड पॉइंट इसमें कैसे निकालना है। और अलग अलग आपको सारी मेथड पता है एंड पॉइंट निकालने की, और लास्ट में एप्लीकेशन भी देख ली। क्लियर है? ठीक है, तो ये था आज का आपका लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ये नोट्स आपको, इतने सारे भरे भरे नोट्स आपको मिलेंगे www.depthofbiology.com वेबसाइट पर। तो जाइए गूगल पे और सर्च कीजिए www.depthofbiology.com, आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। अगर आपको गवर्नमेंट प्रिपरेशन करनी है, गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, तो कोर्स मिलेंगे आपको एप्लीकेशन पे। जाइए प्ले स्टोर पर डाउनलोड कीजिए डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, इंस्टाग्राम से जुड़ जाइएगा, व्हाट्सअप चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप चैनल पे हम आपको सारी अपडेट, मीम्स, रेगुलर कंटेंट, एमसीक्यू, पोस्ट, सब कुछ देते रहते हैं। लेक्चर्स की लिंक वगैरह, लेक्चर्स का अपडेट वगैरह सब कुछ वहाँ पे मिलता है, और सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी वीडियो के। तो जाइए, जाके चेक कीजिए, या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाइए और जाके सर्च कीजिए डेप्थ ऑफ बायोलॉजी, आपको हम मिल जाएंगे। तो सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर, ताकि एक से लेक्चर मैं आपके लिए और लेकर आता रहूँ। अब लास्ट लेक्चर ले गया है एनालिसिस का, मुझे बोलते हुए बहुत खुशी हो रही है, पोलेरोग्राफी, और इसके बाद एनालिसिस खत्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में पोलेरोग्राफी में। तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए। आपका अपना ही चैनल है डेप्थ ऑफ बायोलॉजी। हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे। जय श्री राम। थैंक यू।